नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। विश्वास जी, आपका N24 में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नाम के अनुरूप ही इसी का संकट है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। विश्वास का बहुत संकट है। पार्टी में कार्यकर्ताओं का विश्वास, अपने सहयोगियों का विश्वास, फिर पार्टी के ऊपर जनता का विश्वास। तो विश्वास जी की पार्टी ये विश्वास कायम कर पाएगी? निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है, एक विचार के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल, एक विचार के पोषण के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, केवल चुनाव लड़ना लड़ाना नहीं, केवल धरने प्रदर्शन नहीं, इस भारत माँ को परम वैभव तक पहुँचाने के संकल्प के साथ छोटा सा कार्यकर्ता और बड़ा स्तर का कार्यकर्ता लगा हुआ है। आप सोचिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं, यशस्वी नेता हैं, पूरी दुनिया के वैश्विक नेता हैं। पर यदि पार्टी का कोई काम आता है तो वो उस स्तर पर भी अपना समय देकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। यदि मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है तो भी मोदी जी उतना ही समय देते हैं जितना वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि कहीं कोई विषय है तो उसके लिए देते हैं। अमित शाह जी दिन भर काम करते हैं, पर मध्य प्रदेश में बैठक लेना है तो रात में 11 बजे भी आते हैं और रात में 2 बजे तक बैठक करके फिर अगले दिन अपने जो जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री की मिली है उसका निर्वहन करते हैं। एक मिश्री लाल तिवारी यदि बूथ स्तर पर उसको जिम्मेदारी मिलती है बूथ के महामंत्री की, BLA की, बूथ लेवल एजेंट की, तो उसका भी काम वो शिद्दत से करता है। तो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेता और सबसे छोटा कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। हमारे यहाँ विश्वास की कमी नहीं है, विश्वास का संकट नहीं है। और जब हम इस तरह का काम करते हैं तो जनता का भी हमारे पर पूरा विश्वास है और ये जन आशीर्वाद यात्रा से परिलक्षित हो रहा है। जी, अगर मैं आपकी राजनीतिक कार्यशैली की बात करूं तो जहां तक मुझे याद आता है कि क्षेत्र में एक पारिवारिक तादाद में स्थापित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की संघ की शैली है। लोगों से बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव करते हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी का अपना जुड़ाव है कि वो मामा के तौर पर जाने जाते हैं। आप अपने क्षेत्र में भी बिल्कुल भाई के तौर पर जाने जाते हैं और हर बार रक्षाबंधन पर एक सप्ताह का आयोजन होता है। आज उन्हीं बहनों को लाडली बहना योजना, उन्हीं बहनों को देश की सर्वोच्च सदन में, देश के लोकतंत्र के मंदिर में 33% आरक्षण की भी बात हो रही है। तो महिलाओं को जो सहभागिता मिल रही है, महिलाओं का जो संवर्धन हो रहा है, संरक्षण हो रहा है, उस पर आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, ये आदि अनादि काल से स्पष्ट है। और यदि आप हमारे दर्शन की बात करें, हिंदू दर्शन की बात करें, तो हमारे यहाँ तो हर समय महिला सशक्तिकरण की बात बहुत अच्छे से स्थापित हुई है। यदि आपको ज्ञान चाहिए तो आप किसकी पूजा करते हो? सरस्वती माई की। सरस्वती जी देवी हैं, देवता नहीं है। यदि आपको बल चाहिए, शक्ति चाहिए, आप तो दुर्गा जी की पूजा करते हो। दुर्गा जी देवी है, देवता नहीं है। यदि आपको रोकड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, देवी है, देवता नहीं है। हमारा दर्शन कहता है एक घर में रहने वाली बहन, बेटी, बहू और माँ घर की धुरी होती है। आज आपको आपकी बेटी फोन कर दे, आप ये शो छोड़ोगे और चल दोगे। आपकी माँ यदि आपको आदेश देगी, बहन आपको आदेश देगी, उसका पालन करोगे। ये तो देखिए, ये अंग्रेजों के समय की बातें हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी है, यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में, योगी जी की सरकार यदि उत्तर प्रदेश में है या विश्वा शर्मा जी की सरकार असम में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस आधी आबादी को हर समय संरक्षित भी किया है और मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी किया है। पहली बार किसी देश के किसी राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना आई। छोटी बहनों, बेटियों को कॉलेज तक की जिम्मेदारी, कॉलेज के बाद शादी तक की जिम्मेदारी सरकार ने ली। बेटी की शादी की जिम्मेदारी सरकार ने ली। बेटी को स्कूटी देना, बेटी को फ्री में किताबें देना, बेटी को फ्री में ड्रेस देना, वो स्कूल में पढ़ सके, बढ़ सके, इसका काम करना। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान उन्होंने शुरू किया था, शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया।
और अब तो लाडली बहना योजना के माध्यम से केवल बहनों को 1250 रुपए अभी देना और उसको बढ़ाकर 3000 रुपए तक करना, ये केवल हर महीने उनको वित्तीय सहायता नहीं है, ये सही मायने में परिवार में और समाज में उनको सशक्त रूप से स्थापित करने की बात है। महिला सशक्तिकरण के लिए इससे बड़ा कुछ और प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन वो तो आपके इस प्रयोग को कह रहे हैं कि खजाना खाली कर रहे हैं। अब ये देखिए, यही तो दिक्कत है। अब देखिए, कमलनाथ जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में अंतर यही है, उन्होंने संबल योजना बंद की, हमने गरीब की जन्म से लेकर मृत्यु तक, भगवान ना करे किसी की मृत्यु पर, उस तक का इंतजाम की संबल योजना शुरू की। हमने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की, उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बंद की। हमने तीर्थ दर्शन योजना शुरू की, उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद की। हमने युवाओं के स्वरोजगार की योजनाएं शुरू की, उन्होंने बंद की। अंतर देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय भी कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव क्या आता है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और कांग्रेस के मंत्रियों के लिए 250 करोड़ रुपए का जेट खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कैबिनेट की बैठक होती है, हवाई जहाज से जुड़ा हुआ, हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ प्रस्ताव आता है, पर वो मुख्यमंत्री के ऐशो आराम, मंत्री के ऐशो आराम के लिए नहीं आता। प्रस्ताव आता है कि जो गरीब बुजुर्ग हैं उनको अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। अंतर है, वो अपने लिए हवाई यात्रा का इंतजाम करते हैं, हम गरीबों के लिए हवाई यात्रा का इंतजाम करते हैं। वो अपने महलों को बनाने की बात करते हैं, हम गरीब का पक्का मकान बनाते हैं। वो अपने ऐशो आराम की बात करते हैं, हम गरीब के घर में सुख सुविधा भेजते हैं। अब यदि उनको लाडली बहना योजना में लग रहा है कि खजाना खाली हो रहा है, तो गरीबों के कल्याण के लिए हमें खजाना खाली करना पड़ेगा, तो हम खाली करेंगे। ये मध्य प्रदेश हो या देश की सरकार हो, ये गरीब के कल्याण की सरकार है, ये विकास की सरकार है, ये हर एक व्यक्ति को उसकी हक दिलाने वाली, अधिकार दिलाने वाली सरकार है। अंतर यही आता है, उनके ऐशो आराम पे पैसे खर्च हो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये ठीक है, पर यदि गरीब के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। शब्द बहुत गहरे जाते हैं, शब्दों का चयन बड़ा सोच समझकर होना चाहिए राजनीतिक दलों के बीच। आपने जन आशीर्वाद चुना, उन्होंने जन आक्रोश चुना। वो कह रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आपका तंज है उन पर कि भाई उन्होंने हमने जन आशीर्वाद ही नहीं निकाल लिया, हमने इससे पहले विकास यात्रा भी निकाली। जो जिस चीज का आकांक्षी होता है, जिसकी भावना मंतव्य जैसा होता है, उसके क्रियाकलाप में वही शब्द परिलक्षित होते हैं। हमने विकास किया तो हम में ये क्षमता है, हम में ये दृढ़ता है कि हम विकास यात्रा निकालें। हम इतना अच्छा काम हमने किया है कि हमें लगता है कि हम जनता के आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, तो हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और उसका हमें प्रतिसाद मिल रहा है। लोग हमें शिरोधार्य कर रहे हैं, हमारी यात्राओं का स्वागत कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो हमारी नकल करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अरे जन आक्रोश तो उन बेटियों में है कांग्रेस के खिलाफ जिनको लगता है कि लाडली लक्ष्मी योजना कांग्रेस ने बंद की। कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश उन युवाओं में है, क्योंकि युवाओं को कांग्रेस ने वादा करने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जन आक्रोश तो उन किसानों में है कांग्रेस के खिलाफ कि वादा करने के बाद भी कमलनाथ की सरकार ने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। जन आक्रोश तो उन गरीबों में है जिनकी कांग्रेस ने संबल योजना बंद कर दी। जन आक्रोश तो उन महिलाओं में है जिनके सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो जन आक्रोश तो जनता में उनके खिलाफ है, वो भूल गए। अब कोई एक मार्केटिंग एजेंसी ले लेंगे, इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसी ले लेंगे, हमारी नकल करेंगे, अकल लगाएंगे नहीं। उल्टा है, नेगेटिव राजनीति का है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, हमारी जन आशीर्वाद यात्रा ये पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है और जन आक्रोश यात्रा पूरी तरह नकारात्मक है। तो आप समझ सकते हैं, हमारा सकारात्मक रुख है, उनका नकारात्मक रुख है। हम विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। हम सृजन की बात करते हैं, वो विध्वंस की बात करते हैं। अच्छा, आप धर्म की भी बात करते हो, धार्मिक आयोजनों की भी बात करते हो, और आपने जो धार्मिक आयोजन किए हैं, चाहे पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा, और अभी आप आगामी इसी वीक में आप राम कथा, हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के
जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, उनको पॉलिटिकल उसका एडवांटेज लेने का आरोप भी लगता रहा है, आपके ऊपर भी लगा है। लेकिन वही कथा, वैसी ही कथा का आयोजन प्रयोजन छिंदवाड़ा में भी हो रहा है, वहाँ सुंदरकांड भी हो रहा है पार्टी कार्यालय में। तो जो ये परिवर्तन आप जो देखते हैं, कई बार तंज भी कसते हैं, कई बार मुस्कुराते भी हैं, तो मूल भाव क्या रहता होगा उसके पीछे? ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। चुनाव आते हैं तो कांग्रेस चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करती है। 5 साल पहले राहुल बाबा आए थे, त्रिकुंट लगाया था, कोट के ऊपर जनेऊ पहना था कि मैं हिंदू। प्रियंका दीदी गंगा जी में गई, नर्मदा मैया के तट पर गई, आरती उतारने की कोशिश की पर उल्टी आरती उतार दी। कमलनाथ जी हनुमान जी के केक पर छुरी चला देते और कहते मैं हनुमान भक्त हूं। कमलनाथ जी को आरती, हमारे यहाँ आरती की जाती है तो पहले भगवान को दी जाती है, वो खुद ले लेते हैं। सुरजेवाला जी कहते हैं ये जनता राक्षस है, मैं उनको श्राप देता हूं। भोपाल और मध्य प्रदेश से 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का चुनाव होता है तो बजरंगबली को गाली देते हैं, यहां पर हनुमान भक्त होने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस केवल और केवल राजनीति करती है। आज नहीं, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई, ये वाली कांग्रेस, वो वाली कांग्रेस नहीं। नेहरू जी ने अपमान किया हिंदू धर्म का, इंदिरा गांधी ने अपमान किया, राजीव गांधी ने अपमान किया, सोनिया गांधी के बारे में तो कोई विचार करने की बात नहीं, उनका तो करना एजेंडा है। राहुल गांधी, प्रियंका जी केवल अपमान कर रहे हैं। और अब देखिए फिर बात है, नवीन जी आप मेरे साथ बैठेंगे, मेरे जो विचार हैं उसका प्रभाव आप पर पड़े ना पड़े, पर मेरे विचार यदि आप साझा करते हैं तो लोगों को लगेगा कि ये आपके विचार हैं। घमंडिया गठबंधन, इंडी-ए जो है, मैं इंडिया नहीं बोलता, इंडी-ए, जो घमंडिया गठबंधन है, उस घमंडिया गठबंधन सनातन का को बदनाम करने की कोशिश हुई, सनातन का विरोध हो रहा है। तो सनातन का विरोध करने वाले क्या हिंदू हैं? सनातन का विरोध करने वाले क्या हिंदू धर्मावलंबी हैं? क्या सनातन का अपमान करने वाले हिंदू विचार का पोषण करते हैं? ये तो साफ है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। केवल चुनाव के वक्त हम हिंदू बन जाएंगे, चुनाव के बाद हिंदुओं को, और वो भी कब बनेंगे? यदि केरल में चुनाव होंगे तो हम मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर लेंगे। ये बताए ना, राहुल गांधी अपनी जो केरल की सीट है उसमें जाकर बात करें ना, वहां के मंदिर में जाते हैं वो, पूछिए उनसे। अच्छा, वैसे आप लोगों ने एक नया शब्द गढ़ा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, या जहां भी राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, उनको आपने डबल इंजन करार दिया। लेकिन मुझे तो इस बार डबल इंजन का संगठन भी दिख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी प्रादेशिक नेतृत्व के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि डबल इंजन तो तब लगाया जाता है जब गाड़ी के मुख्य इंजन में अगर क्षमता कम हो जाती तो पीछे से लगाया जाता है। तो क्या वैसी स्थिति है या डबल फोर्स के लिए इस्तेमाल किया है? अब देखिए, जिसकी जो सोच होगी उसका वैसे ही विचार होगा, वैसे ही शब्द होंगे। दिक्कत तो यही आ रही है ना कि हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो हम तेज गति से विकास की बात करते हैं, हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो हम जनता के कल्याण की बात करते हैं। और यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो चुनाव में निश्चित रूप से हमें जीत अर्जित करनी पड़ेगी। हम जब तक जीतेंगे नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, तब तक हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो यदि सरकार में हमें बने रहना है, आना है, तो निश्चित रूप से संगठन को एक स्वर में, एक लय से काम करना होगा। देखिए, यही तो मैंने शुरू में ही बोला, यही तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी खूबी है कि केंद्रीय नेता भी यदि उसको लगता है कि एक बूथ पर जाकर मुझे काम करना है तो वो काम करता है। तो यही तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति को मंच और माइक की जिम्मेदारी है वो उसका निर्वहन करता है, और जिसको दरी उठाना है वो दरी उठाने का काम करता है। हमारे यहाँ काडर की सबसे बड़ी खूबी यही है। पर ये बात कांग्रेस नहीं समझ पाएगी ना, क्योंकि वो तो नेहरू परिवार की दहलीज पर नाक रगड़कर पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले नेता हैं। वो क्या जाने काडर, वो क्या जाने इसकी शुद्धता, वो क्या जाने सनातन धर्म, वो क्या जाने सनातन धर्म के हिसाब से चलकर धर्म पर आधारित राजनीति करना, वो नहीं जानते ना। अब अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो देखिए, महाकाल लोक हो गया, इधर पीताम्बरा लोक की घोषणा कर दी है, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई है,
और ओमकारेश्वर का और उन्नयन हो रहा है, ओरछा धाम का उन्नयन हो रहा है, सलकनपुर का हो रहा है। तमाम धार्मिक स्थलों को बहुत भव्यता दी जा रही है और तमाम हमारे जो जनजाति महापुरुष हैं, बिरसा मुंडा हों, चाहे कमलापति, रानी कमलापति जी हों, उन प्रतीकों को स्थापित किया जा रहा है। आप इसे जन जागरण और पुनर्जागरण का नाम देते हैं और वो कहते हैं कि ये नेम प्लेट हटाओ और अपनी नेम प्लेट चिपकाओ भर है। किसी संस्था, किसी संस्कृति और किसी राष्ट्र के भविष्य का सही निर्धारण जब भी होगा जब वो वर्तमान को सहेजेगा और अपनी जो इतिहास है उसकी इज्जत करेगा, उस संस्कृति पर पूरी तरह से फख्र करेगा। आपने जो भी नाम लिए वो केवल किसी धार्मिक स्थान के उन्नयन की बात नहीं है, इसी को सांस्कृतिक अभ्युदय कहते हैं। हमारी संस्कृति जो हमारी पहचान है उसको जब तक हम सहेज के नहीं रखेंगे तब तक हम वर्तमान और भविष्य का सही निर्धारण नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ये कांग्रेस नहीं समझ पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश की संस्कृति पर कुठाराघात किया है। कांग्रेस ने इस संस्कृति को तोड़ा है, मरोड़ा है। उन्होंने केवल और केवल हिंदू दर्शन पर कुठाराघात करने की कोशिश की। जो औरंगजेब और मुगल करके गए उसी को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। आपने जितने नाम लिए ये केवल मंदिरों के निर्माण और मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं है, हमारी संस्कृति को सहेज कर रखने की हमारी कटिबद्धता है। महाकाल बाबा का लोक, महाकाल जो इस कलयुग के पालनहार हैं, उनका महाकाल लोक बनता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। संकल्पपुर वाली माई जो पूरे अंचल में आशीर्वाद देती हैं, यदि उनका स्थान सचता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अगर मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देखूं, मतलब जैसे इस पर जो निवेश होता है, तो अगर इस पे बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो जो अभी धार्मिक श्रद्धालुओं के आंकड़े आए, उज्जैन में जिस प्रकार से ग्राफ बढ़ा जो श्रद्धालु हैं उनका, उसका असर वहाँ के व्यवसाय पर, वहाँ की प्रकृति पर, हर चीज़ पर उसका एक बड़ा सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरीके से इसको पर्यटन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो धार्मिक तीर्थाटन है वो भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान निश्चित रूप से, देखिए निश्चित रूप से, पर मैं वो एक एस्पेक्ट, छोटा एस्पेक्ट है। नहीं, लेकिन देखिए जो मन की श्रद्धा, लेकिन वो उस एस्पेक्ट को ये बताते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खजाने खाली हो रहे हैं, ये 200 करोड़ वही तो वो नहीं समझ पाएंगे ना। देखिए उनको तो जब अच्छा लगेगा जब नेहरू का संग्रहालय बन जाए, उनको तो जब अच्छा लगेगा नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की प्रतिमाएं लग जाएं, उसका हिसाब वो नहीं। पर उनके पेट में दर्द होगा यदि शंकराचार्य महाराज, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक ये हिंदुस्तान एक रहे, उसके लिए छोटी 30-35 साल की उम्र में पूरा देश नाप दिया, और इस संस्कृति को सहेजने के लिए, सनातन की गरिमा को बनाने के लिए जिन्होंने काम किया, उनकी प्रतिमा लगेगी तो उनकी कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा यदि गुजरात में लगती है तो कांग्रेस को बुरा लगता है, पर इंदिरा जी की, नेहरू जी की और राजीव गांधी की प्रतिमा लगती तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस देश के, मैंने कहा ना, मैं औरंगजेब से कल उनकी पूरी वो कर रहा हूं। औरंगजेब ने इस देश की संस्कृति को, इतिहास को मिटाने की कोशिश की और इन्होंने भी यही काम किया। केवल नेहरू परिवार की इज्जत बढ़े, केवल वही आगे बढ़े, ये उनका एजेंडा। अगर मैं बात करूं तो अभी एक नया एक प्रकल्प चल रहा है कि भारत, प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 में जब अपनी नेम प्लेट के आगे तो लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत, तो इंडिया से भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है वर्तमान समय, तो उसको उस पर भी लेकर तंज कसा जा रहा है कि देश का नाम खत्म कर रहे हैं। हालांकि हिंदी को और हिंदुत्व को और भारत को मूलाधार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपने बड़ा अद्भुत काम किया कि पहली बार ऐसा हुआ है देश में, पहली बार, कि जो मेडिकल एजुकेशन है, चिकित्सा शिक्षा है, वो हिंदी में उपलब्ध है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाषा से कौशल का कोई लेना देना नहीं है, जितना सहज भाषा का संप्रेषण होगा कौशल उतना ज्यादा निखरेगा। तो क्या ये नए भारत की नए अध्याय की शुरुआत माने चिकित्सा शिक्षा हिंदी में? मजाक का विषय होती थी कभी ये बात, लेकिन अब हो रही है। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश ने वो कर दिया
जो शायद 75 साल की आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा, उनका आह्वान था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिया, शिवराज जी ने, और हमने उसको मूर्त रूप दिया। हमने पिछले साल फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर दी और अब सितंबर के आखिरी तक हम बाकी जो 4 साल हैं उसकी भी किताबें पूरी प्रकाशित कर देंगे और मध्य प्रदेश पहला राज्य फिर बनेगा जो पूरी MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर देगा। ये निश्चित रूप से हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए और मेडिकल एजुकेशन के लिए एक बड़ी सौगात है। पर उसके साथ साथ जो एक हम पर और तंज कसा जाता था कि यदि हम MBBS की पढ़ाई तो शुरू कर रहे हैं, अब इसका रिसर्च और डेवलपमेंट पर क्या होगा, क्योंकि ये तो आगे का क्या होगा। तो हमने अभी लैंडसेट के साथ भी MOU कर लिया है। लैंडसेट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल का जर्नल है, उसके साथ हमने MOU किया। वो लैंडसेट जो है वो भी हिंदी में आएगा। तो वो लोग जो हम पर तंज कसते थे उनकी अब आवाज बंद होगी। हमने वो काम भी बहुत बड़ा किया है और ये इंटरनेशनल लेवल के इस निर्णय को केंद्रीय नेतृत्व से लेके हर जगह एंडोर्समेंट मिला, सराहना मिली। अब देखिए वो तो निर्णय उनका है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। हमारे मोदी जी का ही तो आह्वान है, उन्हीं का सपना, उन्हीं की तो प्रेरणा है और शिवराज जी की प्रेरणा डिस्कशन हो सकता था। रोज ही हम लोग इस तरह के डिस्कशन में रहते हैं जहां 1000 बातें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन किसी भी चीज को एंडोर्स करना और उसको जमीन पे ला देना, ये सोचते हुए कि मेडिकल एजुकेशन को लेकर प्रदेश पर एक दाग रहा है और कोई भी नया चेंज एक खतरे से खाली नहीं था। तो आपको नहीं लगा कि कहीं ये बहुत अच्छा, देखिए बहुत हिंदी का जो हमारा प्रयोग रहा वो बहुत सफल रहा। और नवीन जी मैं एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन असफलता की बात कर रहा हूँ, वो डर कभी नहीं आया कि ये कहीं ना कहीं सब चल रहा है तो चलने दो, क्यों ये ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना भी पड़ेगा और निर्णय भी लेना पड़ेगा, वो फलीभूत भी होता है यदि अपने अच्छे मन से करें तो। हिंदी मीडियम की पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई केवल हिंदी मीडियम वाले छात्र ही नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं वो भी उन किताबों को फॉलो कर रहे हैं। जी, अगर मैं बात करूं, अभी जन आशीर्वाद यात्रा में आप जा रहे हैं, तो एक होता है कि जन आशीर्वाद यात्रा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप जाके जनता के बीच में देख रहे हैं। तो इस प्रकार के पहले के कई बार प्रसंग आई कि जनता ने खदेड़ दिया बीजेपी के नेताओं को, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अब चूंकि ये आशीर्वाद का मौका है, आप जा रहे हैं, मिल रहा है और मिलेगा, निश्चित रूप से मिल रहा है, हमें ही नहीं। आप देखिए यही तो बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर, देखिए कांग्रेस में कमलनाथ जी रोज ड्राइंग रूम में इसी कमरे में बैठ के बोल देते हैं, इसको चमका देते हैं, उसको चमका देते हैं। हमारी सरकार में बनने दो, देखेंगे। जैसे बच्चों की पुलिस होती है ना, देखो मेरे पास रिवॉल्वर है, तुमने गड़ो हैंड्स अप कर लीजिए। तो ये बच्चों की पुलिस वाली बातें कमलनाथ जी कह रहे हैं। आप जनता के बीच जाइए, महिलाओं के बीच जाइए, युवाओं के बीच जाइए, किसानों के बीच जाइए, खेत का, खलियान का, मजदूर का, किसान का मन देखिए। भाजपा के पक्ष में माहौल है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप जमीन पर उतर के देखिए, ये परसेप्शन, और देखिए केवल अफवाहों से काम नहीं चलता। जनता ने शिरोधार्य किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्य को। ये बच्चों की पुलिस जैसा, सुबह से वो अधिकारी ठीक हो जाएं, कर्मचारी ठीक हो जाएं, कार्यकर्ता ठीक हो जाएं, हम देख लेंगे, हम क्या चमकाने वाली राजनीति। अच्छा, ये तमाम राजनीतिक प्रसंगों के बीच, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारियों के बीच, विधानसभा में 7-7 दिन के राखी के उत्सव, मतलब उस समय आपकी भुजाएं सहस्त्रबाहु जैसी नजर आती हैं। फिर शिव कथा भी करा लेते हैं, अभी बागेश्वर धाम जी की हनुमान कथा भी करा रहे हैं। और उसमें फिर जब कराते हैं किसी भी कथा में, आप जब यजमान बनते हैं, पारीक्षित बनते हैं, तो रहना भी होता है। तो ये धार्मिक क्रियाकलापों का ये बीच बीच में कैसे ओढ़ लेते हैं और इसके पीछे देखिए निश्चित रूप से मेरे पिताजी कैलाश सारंग साहब और मेरी माताजी प्रसून सारंग जी की ये प्रेरणा रही। और मैं बहुत ही अथॉरिटी से ये बात बोल रहा हूँ कि इसके पीछे कहीं कोई चुनावी मंतव्य नहीं है। नहीं, अभी पिछले साल कराई थी, 13 साल से मैं राखी बंधवा रहा हूँ। मैंने राखी बंधवा, देखिए मैंने पहले ही दिन कहा था, जब मैं नरेला में पहुंचा तो मैंने कहा ये नरेला विधानसभा नहीं, नरेला परिवार है। और विश्वास सारंग किसी विधानसभा का नेता नहीं बल्कि परिवार का बेटा है, आपका भाई है। और इस कंसेप्ट से मैंने काम करना शुरू किया और इसीलिए आज इस बार 1,41,700 बहनों ने राखी बांधी है मुझे। 10 दिन तक कार्यक्रम चले। देखिए ऐसा ही नहीं होता, कोई इतना आसान नहीं है ये कोई। अरे मतलब वर्तमान दौर में जहां खून के रिश्तों में लोग राखियां पोस्ट से भेज रहे हैं, इसीलिए किसको जरूरत है 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बहनें वेट करती हैं।
आती हैं, रोती हैं, अपने घर से थाली सजा कर लाती हैं। मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा? इसमें कहाँ राजनीति है? अब कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। मैं फिर कहूंगा, आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोई राखी बांधते बंधवाते फोटो देखी आपने? आप बता दीजिए, आप भी अपनी बहन से राखी, किसी की सगी बहन नहीं होती, वो ढूंढता है कि कोई बहन मुझे रक्षा सूत्र बांध दे। आप बताइए, इतने बड़े हिंदू बनने का दावा करते हैं, क्या एक फोटो आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राखी बांधते देखी है? अब वो क्या जाने राखी का पावन पर्व, वो क्या जाने कोई बहन को, किसी महिला को बहन बनाने का कितनी पवित्रता होती है? ये नहीं समझ पाएंगे ना, इसलिए आलोचना करते हैं। अब प्रदीप मिश्रा जी की कथा हुई, बताइए उसमें कौन सा राजनीतिक था, आयोजन था? अभी बागेश्वर धाम वाले गुरुजी की 26, 27, 28 को पीपीएस मॉल के पीछे हम कथा करवा रहे हैं, उसमें कौन सा राजनीति? देखिए, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा जरूर है। अच्छा, हम वहां भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम बात करते तो कहते हैं हम सांप्रदायिक है, वो बात करते तो कहते हैं हम धार्मिक कर रहे। ये कंफ्यूज है कांग्रेस। तो अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, तो पांचवी बार पंच लगाने तैयार हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है, 150 पार होंगे। डबल इंजन की सरकार तेज गति से मध्य प्रदेश में विकास करेगी। मध्य प्रदेश की जनता मानती है कि फिर से डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी कमल खिलेगा, देश में भी कमल खिलेगा। और हम सबका जो सपना है कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य और हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र हम बनाएंगे। तो इंसानियत का राज है इंसान का विश्वास। विश्वास जिंदगी है और जिंदगी विश्वास। विश्वास ना हो तो फिर हम उसूलों का क्या करें? इंसान को इंसान बनाता है ये विश्वास। तो ये विश्वास कायम रखना होगा कि हम इस देश को अपने कर्मों से, अपने कार्यों से सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनाएंगे। ये विश्वास राजनीति पे भी रखना होगा कि राजनीति सिर्फ त्रिशूल ही नहीं है, राजनीति दिशा सूचक भी है। और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी को तो है कि वो फिर से सरकार बनाएगी और अपने गति से काम करेगी। तो आपका विश्वास जो है वो अमर रहे। थैंक यू। और बहुत धन्यवाद, बहुत आभार इतना समय देने के लिए। फिर एक बहुत सार्थक और ऊर्जावान चर्चा हुई। बहुत धन्यवाद।